हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी कांस्टेबल का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 13 कर लिया है, तो यदि आप लोगों ने उसको अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, अगर आप लोगों का दोस्तों इसमें से अगर मान के चलिए अगर आपका जो है 15 से 20 क्वेश्चन जीएस का सही हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही है। और इसको आप लोग कम से कम 25 तक ले जाइए। 25 तक अगर आपका सही जाने लगा तो समझ लीजिए जो है कि आपको जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों, 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 309 रन जो है बनाया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1767 ईस्वी में। और दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन की बात करें तो इसका जो कार्य होता है, जो दोस्तों भारत के नक्शे बनाए जाते हैं, उसका काम करता है, और दोस्तों सर्वेक्षण का काम करता है। और दोस्तों, अगर हम इसके जो है मुख्यालय की बात करें तो यह दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वे में 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो दोस्तों, जो हमारा नक्शा होता है उसमें दोस्तों एरिया बटे होते हैं, और उन एरियो का दोस्तों अलग अलग नाम होता है। अगर हम मैप 45D/7 देखें तो इसको अगर हम स्केल से नाप के अगर हम इसको देखेंगे तो इस जगह जो जगह बनेगी वह बनेगा गुजरात और राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला, यानी कि कैडर को नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो दोस्तों, जो आईपीएस का कैडर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो दोस्तों, निर्वाह मूलक या फिर इसको कहें दोस्तों जीविका मूलक, यानी कि दोस्तों जो किसान होता है, जो मोटे अनाज और चावल होते हैं, इसमें दोस्तों सावा भी आ जाएगा, बाजरा, रागी, जौ, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों मोटे अनाज में आते हैं। और मोटे अनाजों का दोस्तों जो कृषि होता है, जो किसान होता है, उसको अपने और अपने परिवार के उपभोग के लिए इसकी जो है पैदावार करता है, यानी कि जो इसका जो पैदा करता है मोटा अनाज, वह अपने पर्सनल यूज के लिए पैदा करता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसको जो है निर्वाह मूलक या फिर जीविका युक्त जो है कृषि कहा जाता है। और अगर हम जो और ऑप्शन है अगर हम उसकी बात करें, कपास, तंबाकू, चाय तथा कहवा, सब्जियां तथा फल, ये सब सारी चीज़ें जो किसान पैदा करता है दोस्तों, इसका मोटिव होता है पैदा करने का कि इसको जो है बेचकर दोस्तों जो है लाभ कमाता है। लेकिन जो मोटे अनाज होते हैं उसको जो है लगभग अपने जो है उपभोग के लिए जो है पैदा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये दोस्तों पिछली बार 20 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था, और ये अगली बार जो मनाया जाएगा दोस्तों वह 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यह जो विश्व सांख्यिकी दिवस है यह प्रत्येक 5 वर्ष पे मनाया जाता है, न कि हर साल
साल मनाया जाता है। इसीलिए अब ये जो अगला मनाया जाएगा वह 20 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। और दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है इसको मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जो है बताइएगा कि जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। और दोस्तों अगर हम विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो जो इसकी शुरुआत है वह हुई थी 2010 में हुई थी। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 13,000 करोड़। और दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना जो है इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2023 को। और दोस्तों अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। और दोस्तों इसके तहत 18 मुख्य रूप से 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज लेना चाहिए। और अगर हम बात करें तो 1 ग्राम ग्लूकोज में कितना जो है एनर्जी मिलता है, तो मिलता है दोस्तों 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है 1 ग्राम ग्लूकोज से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आरंभिक चरण कहा जाता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रवाद का मतलब यह हुआ कि जो भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया या फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष किया, उसी को दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद कहा जाता है। और इसको जो है मुख्य रूप से 3 भागों में जो है बांटा गया है। अगर हम पहले भाग की बात करें, पहले चरण की बात करें तो यह चरण जो है 1885 से 1905 के बीच रहा है। और अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो यह दोस्तों 1905 से 1919 के बीच रहा है। और अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो ये दोस्तों 1919 से 1947 के बीच रहा है। तो दोस्तों अगर हम पहले चरण की बात करें तो इसमें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का जो है वर्चस्व था इसमें, यानी कि पहले चरण में। इसीलिए दोस्तों इस चरण को उदारवादी या फिर नरमपंथी या फिर पहला चरण या फिर आरंभिक चरण, इन नामों से जाना जाता है। दोस्तों इस चरण में जो नेता थे उनका मानना था कि अनुनय विनय के साथ हम लोग जो है अंग्रेजी जो है हुकूमत से अपनी जो है मांगों को मनवा लेंगे और इनसे जो है हम लोग स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। और दोस्तों उनके अंदर जो दोस्तों उबाल था वो दोस्तों उग्रवादी थे। उनका मानना था कि हम जो है अनुनय विनय से हम जो है कभी भी आज़ादी नहीं ले सकते हैं ब्रिटिश सरकार से, या फिर दोस्तों हम अपनी मांगों को इनसे नहीं मंगवा सकते हैं जब तक हम लोग उग्र नहीं होंगे। तो इनका मानना ये था। इसीलिए दोस्तों जो दूसरा चरण है उसको दोस्तों हम लोग उग्रवादी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण है 1919 से 1947। और इस चरण में दोस्तों गांधी जी का जो है गांधी जी की एंट्री हो गई थी इसमें, क्योंकि वो जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत जो है आ चुके थे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन जो थे उसमें ये जो है शामिल हो गए थे। तो इस चरण को क्या कहा जाता है, इस चरण को दोस्तों गांधीवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की स्थापना की थी 1919 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
दोस्तों गांधी जी के भारत आगमन के बाद, गांधी जी के भारत आगमन के बाद जो है गांधी जी भी दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। जैसा कि हम लोगों को पता है दोस्तों, जो गांधी जी ने जो है पहली बार दोस्तों 1917 के जो है एक आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन, उसमें शामिल हुए थे। तो गांधी जी के आने के बाद दोस्तों भारत में जो है स्वतंत्रता के लिए और भी ज़्यादा मांगें उठने लगी थी और दोस्तों जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो गए थे। इसीलिए दोस्तों 1919 में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट को क्या कहा जाता है, तो उस एक्ट को कहा जाता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह ऐलान किया कि मजिस्ट्रेट किसी पर संदेह होने मात्र से उसको दोस्तों गिरफ्तार कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है और अनिश्चित समय के लिए उसको जो है जेल में डाल सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो एक्ट आया था इसके तहत अब अंग्रेजी सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, वह दोस्तों भारतीयों को बिना कुछ बताए, बिना कुछ वारंट दिए, बिना कुछ रीजन दिए उनको जो है गिरफ्तार कर सकती थी और उनको जो है अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। इसीलिए दोस्तों इस कानून को जो है काला कानून कहा गया, काला कानून की संज्ञा जो है दी गई। और दोस्तों जो है इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का जो है कानून कहा गया। और दोस्तों गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए उसी समय दोस्तों सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, यानी कि 1919 ईस्वी में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर जो है वह स्थित है तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। वह जगह कहाँ है? तो दोस्तों यह जगह है मुंबई था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का मतलब होता है इससे जो है प्रदूषण जो है कम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगेटिक डॉल्फिन किस राज्य का राज्य जलीय जीव है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसेस के माध्यम से। दोस्तों जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर को खोलें उसको तो उसमें हम लोग प्लास्टिक का एक प्लेट देखेंगे, प्लास्टिक का हमें जो है प्लेट एक मिलेगा और उसी प्लेट में दोस्तों सारे उपकरण लगे होते हैं, हमारे जो आईसी चिप वगैरह जो है, और अगर हम दोस्तों जो फैन होता है वो सब सारी चीज़ें दोस्तों इसमें जो है लगी होती हैं। और इसमें दोस्तों एक जो है धातु की पतली पतली जो है प्लेट बनी होती है और ये जो इसी को दोस्तों मदरबोर्ड कहते हैं। और मदरबोर्ड का काम ये होता है कि इसमें जो उपकरण है दोस्तों उसको आपस में जो है जोड़ना होता है। तो इसी जो धातु की पतली पतली लकीरें बनी होती हैं, रेखाएं बनी होती हैं, इसी के दोस्तों बसेज कहते हैं। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो इसी दोस्तों जो रेखाएं
रेखाएं हैं, इन्हीं के माध्यम से दोस्तों एक उपकरण से दूसरे उपकरण में जाता है, क्योंकि इन्हीं धातुओं की रेखाएं होती हैं, इसी की वजह से दोस्तों सारे उपकरण आपस में जुड़े होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बाल विहार आप लोगों ने सुना होगा किंडरगार्टन। क्या नाम है? किंडरगार्टन आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक स्कूल है जिसमें दोस्तों छोटे बच्चे पढ़ते हैं और उन छोटे बच्चों को दोस्तों चित्र के माध्यम से किसी चीज़ को सिखाया जाता है। जैसे नंबर हुआ, अगर हम नंबर सिखाना हुआ तो नंबर को दोस्तों जैसे हम 2 आम ले लेंगे, उस माध्यम से दोस्तों बच्चों को नंबर्स के बारे में बताया जाता है। यानी कि इस शिक्षण संस्थान में दोस्तों बच्चों को खेल खेल में चीज़ों को सिखाया जाता है। तो इसका जो संस्थापक थे इस प्रणाली के संस्थापक फ्रोबेन थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड सीआरसी का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों सीआरसी का जो पूर्ण रूप है वह है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा प्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो मुख्य रूप से यूपी के महोबा, ललितपुर और दोस्तों बांदा इन क्षेत्रों में दोस्तों ग्रेनाइट प्रचुरता से पाया जाता है। और अगर दोस्तों हम ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट की बात करें तो इसका निर्माण दोस्तों सबसे ज़्यादा ललितपुर में होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ललितपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? आवर्त सारणी जो केमिस्ट्री में होता है दोस्तों, जिसमें तत्व शामिल रहते हैं, तो इसका जो खोजकर्ता थे दोस्तों वे किए थे, यानी कि ऑप्शन सी मेंडलीफ ने किया था, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिट्टी अथवा चीनी मिट्टी के बने बर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरेमिक्स कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोषण की किस विधि से जीवाणु प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से अपना भोजन बनाते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है ऐसे जीवाणु जो प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से अपना भोजन बनाते हैं तो वह किस विधि से बनाते हैं? तो अगर हम प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से कोई जीवाणु अगर भोजन बना रहे हैं तो उसमें जो विधि उपयोग करेंगे वह उपयोग करेंगे प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणु विज्ञान के पिता कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूवेनहॉक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार पटेल थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों मांडवी भरत की पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर भारत के निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों तरला दलाल एक पाक कला विशेषज्ञ हैं, यानी कि इसमें इनको दोस्तों खाना बनाने में महारत हासिल था। और दोस्तों ये कुक बुक लेखिका भी थी और एक प्रसिद्ध शेफ भी थी, और इनकी जो मृत्यु है वह 2013 में हो गई थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है वह लिखा गया था 2 साल 11 माह और 18 दिन में लिखा गया था। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो इसका सही उत्तर 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो दोस्तों जो सिपकीला दर्रा है इसी के बगल से, जो हिमाचल प्रदेश में है, इसी के मतलब बगल से दोस्तों सतलज नदी गुजरती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1972 में। 1972 के पहले दोस्तों त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थियोडर मेमैन ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों पुलिस बल के मुखिया को कहा जाता था कोतवाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कंप्यूटर होता है उसके मॉनिटर पर जो तीर के आकार का जो ब्लिंक करता है उसको कर्सर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सदस्य शामिल है। और दोस्तों यह एक सैन्य संगठन है और इसको दोस्तों नाटो के तर्ज पर बनाया गया था, यानी जिस प्रकार नाटो है उसी प्रकार से दोस्तों इसको जो है बनाया गया था। और इसमें जो मुख्य सदस्य देश हैं वह हैं रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान और आर्मेनिया। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो है 38 महत्वपूर्ण जो है सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट था, जो हमारे यूपी कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।